हेलो प्यारे बच्चों, आज की दूसरी क्लास में हम सबसे पहले एनएमएस की परीक्षा के लिए क्या जरूरी था इसको हमने डिस्कस किया पहली कक्षा में। आज की कक्षा में मैं आपसे इस बात पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि एनएमएस की परीक्षा को कैसे सरल माना जाए। मैंने बता दिया बहुत कठिन परीक्षा है, लेकिन अब मास्टर खड़ा है और मास्टर बताएगा कि बहुत आसान है। कैसे मैं इस परीक्षा को आपके बीच में सरल कर दूं, इस परीक्षा का जो भय है इसको कैसे मैं खत्म करूं। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के भय को खत्म करने के लिए, चाहे वो आने वाले भविष्य में कभी भी आपके सामने आए, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के भय को कम करने के लिए आपको सबसे पहले उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे, जब तक उस परीक्षा के पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु को नहीं समझेंगे, उस परीक्षा की डाइवर्सिटी को नहीं समझेंगे, कहां कहां के वो पॉइंट्स को टच करता है, उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखेंगे, परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले टीचर्स की मानसिकता को नहीं समझेंगे, वो जानना क्या चाहता है एक विद्यार्थी से। 8 का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहां की यह मानसिकता है, जहां की यह मान्यता है लोगों के अंदर कि सरकारी स्कूल में 5 में पढ़ने वाला लड़का कक्षा 3 के हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाता है, कक्षा 3 में पढ़ने वाला लड़का कक्षा 1 के गणित का सवाल नहीं कर पाता है। यह मैं नहीं, असर की रिपोर्ट कहती है। इट्स मीन कक्षा 6 में पढ़ने वाला लड़का कक्षा 3 की किताब नहीं पढ़ता है। अगर 5 में पढ़ने वाले लड़कों का सर्वे हुआ और 3 की किताब नहीं पढ़ पाया, तो जब वो 6 में चला जाएगा तो क्या जरूरी है कि वो 3 की किताब पढ़ ले? नहीं पढ़ पाएगा। अब 6 में सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं। देखो, असर की रिपोर्ट तो सबको तैयार की जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें तो ये मान्यता है, ये रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है। और इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों के लिटरेसी और न्यूमेरेसी को सही किया जाए, मूलभूत साक्षरता अंक ज्ञान को सही किया जाए, और वास्तव में बच्चे सीखे हैं, वही निपुण भारत के रूप में सामने आया है। तो एनएमएस की परीक्षा जो है कक्षा 8 का विद्यार्थी दे रहा है, और कक्षा 8 का विद्यार्थी अगर एनएमएस की परीक्षा दे रहा है और इतना बड़ा सिलेबस है और सारी जानकारी पूछी जा रही है, तो हमें पुराने प्रश्न पत्र को देखना पड़ेगा, पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को देखना पड़ेगा कि एनएमएस चाहती क्या है, किस आधार पर बच्चे को 48,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है। और वो ये भी जानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे तो लगभग क्या है, 20% जानकारी रखते हैं, 40% जानकारी भी नहीं रखते वो अपने सिलेबस की। तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाए। लेकिन इस परीक्षा को बहुत ज्यादा कर दिया गया है ताकि बच्चे पास हो जाए। कैसे? 180 नंबर का पेपर कर दिया गया है। मैं तो ये चाहूंगा, मैं तो लगभग 3 सालों से एनएमएस की तैयारी करा रहा हूं और लगभग हर साल बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन मैं भी एनालिसिस करता हूं। मैं तो चाहूंगा, जैसे देखो, ये मानसिकता है कि कैसे बच्चों को पास किया जाए। जैसे उनके पास ये समस्या तो है कि 6, 7, 8 के बच्चे कुछ जानते नहीं है, और राष्ट्रीय आय की परीक्षा को सरल बनाया भी नहीं जा सकता, वो कठिन ही होना है। लेकिन क्या किया जाए कि बच्चे पास हो जाए? तो क्या कर दिया गया? प्रश्न पत्र को ही खूब बड़ा कर दिया गया। 180 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 180 क्वेश्चन। किसी भी परीक्षा में 180 सवाल नहीं आते। मैक्सिमम भारत के किसी भी परीक्षा में ये 150 सवाल आते हैं, लेकिन इसमें कितने सवाल आएंगे? कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा 180 सवाल करेगा, सोचने वाली बात है। और आईएएस का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट केवल 100 सवाल करते हैं प्री में। वो 100 करेंगे और 8 में पढ़ने वाले बच्चे से इतना अपेक्षा किया जाएगा? नहीं, वो इसलिए किया जा रहा है। फिर मैं सोचा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पास करना है, उन्हें रिजल्ट दिखाना है। जैसे पेपर टफ बनाना परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने वाले के लिए भी बड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर पेपर टफ बन गया तो बच्चे फेल हो जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे तो हाहाकार मच जाएगा। किस प्रकार से पेपर सेट किया गया? क्यों नहीं सोचा गया कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? क्यों नहीं सोचा गया कि आपके बच्चों का लेवल कैसा है? क्यों नहीं सोचा गया कि दूर दराज के लड़कों की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती? तो सारी चीजें सोच के प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है कि एक न्यूनतम ज्ञान रखने वाला विद्यार्थी भी परीक्षा में पास हो जाए। तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है इस परीक्षा को निकालना। ठीक है। तो 180 सवाल इसलिए दिया गया कि बच्चा, और नंबर अच्छा पाएगा तो बच्चा खुश होगा। जैसे मान लो इसी को 100 कर दिया जाता, जैसे 180 में बच्चा 90 नंबर पाया तो वो पास हो गया, बच्चा खुश हुआ, मैंने 90 नंबर लाया। कब ये नहीं बताता 180 में 90 नंबर, वो 90 नंबर पाया है, इतना रैंक आ गया। हालांकि वो पता होता है, लेकिन बच्चा खुश हो 90 नंबर है। लेकिन इसी को अगर मैं 100 कर दूं कि 100 नंबर का पेपर होगा केवल, तो 100 में वो बच्चा कितना पाएगा?
50 नंबर। कितना पाएगा? तो बच्चा का 50 नंबर पाए, 50 नंबर पाए, टेस्ट तो 100 पे भी हो जाएगा ना, 180 पे क्या जरूरत है टेस्ट करने का? ठीक है, तो आपको पास होने का और मौका दे रही है सरकार, ताकि आप आसानी से और पास हो जाएं। डर निकल गया? तुम्हारे पास गलती की 180 चांस है और सही करने के भी कितने चांस हैं? 180। 100 एक रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, है? 180 में 60 आएगा, 60 इधर से आ जाएगा, बाकी अपने अंदाजे से। ठीक है, तो इसलिए कि बच्चों को मौका दिया जाए। प्रश्न पत्र को कठिन तो बनाना ही है, लेकिन उसको सरल कैसे किया जाए? ढेर सारे सवाल पूछे जाए। ठीक है, 3 घंटे में आपको 180 सवाल करने हैं। उठा दो बेटा चौक। समझ में आ गया बेटा? तो डर निकला? आपके पास गलती या सही करने के मौके कितने मिलेंगे? 180। बहुत बड़ा है। और लाना कितना है? 100। लाना कितना है? 100 नंबर लाना है। तो समझ में आ गया? तो इस बात को ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैं बोला किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम को जानना बहुत जरूरी। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले यह आता है कि कितने पूर्णांक का है, कितने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। कितने क्वेश्चन होंगे? 180। कितने नंबर ला दोगे तो पास हो जाओगे? 100 नंबर हो जाएगा तो लिस्ट में नाम आ जाएगा। पास होने के लिए तो और भी कम है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे आपकी पुस्तक में दिया है कि 72 नंबर पाने वाला जनरल का लड़का, सामान्य वर्ग का लड़का 72 नंबर पा देगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, 180 में कितना नंबर? और आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी एसटी का बच्चा अगर 58 नंबर ला देता है तो वो पास हो जाएगा। कितना नंबर? लेकिन 58 नंबर पा जाने से आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? 100 नंबर लाएंगे तब मेरिट लिस्ट में आएंगे। देवरिया में लगभग 235 सीट के आसपास है। ठीक है, वो देखा जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? तो कितने नंबर का होगा, कितना नंबर लाना है, कितने पे पास होना है? देखो पिछले साल सभी बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया था जो पास हुए थे, लेकिन इस साल उन्हीं बच्चों का केवल रिजल्ट जारी किया गया जो मेरिट लिस्ट में थे। ठीक है, ठीक है ना? केवल 235 बच्चों का ही रिजल्ट जारी किया गया, बाकी का नहीं तो पास तो बहुत लोग होते हैं। तो अब ये संभावनाएं भी खत्म हो गई इसके साथ आगे कि बस केवल और केवल उन्हीं बच्चों का रिजल्ट जारी होगा जो टॉप मेरिट लिस्ट में होंगे। और टॉप मेरिट लिस्ट में आने के लिए गांठ बांध लीजिए कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? 100 नंबर अचीव करना पड़ेगा ओबीसी, और एससी एसटी बच्चों को 90 प्लस। ठीक है बेटा? एससी और एसटी के बच्चों को और जनरल के बच्चों को और ओबीसी के बच्चों को कितना लाना पड़ेगा? 100। ठीक है, और मैक्सिमम इसमें से आप लोग क्या हैं? ओबीसी हैं। ठीक है, ठीक है ना? शेड्यूल कास्ट ये लोग हमें लगता है 1-2 होंगे, देखा जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में बंधा लिया। अब आते हैं हम सिलेबस के ऊपर, पाठ्यक्रम। किसी को कोई दिक्कत? दिमाग में बताओ कितने नंबर का होगा? कितना नंबर लाना है? यानी गलती कितना करना है? गलती नहीं करना है, मतलब मान के चलते 80 गलती हो जाएगा, मतलब 80 गलती क्षमा है। क्या है? जो 100 खून माफ, 101वां खून करोगे तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। इसी तरह 80 क्वेश्चन गलत कर दिए तो कोई बात नहीं। 80 क्वेश्चन बहुत होता है ना यार, 80 क्वेश्चन। किसी प्रश्न पत्र में 80 क्वेश्चन नहीं बनते। आईएएस में केवल 100 सवाल होते हैं। तुम्हें 80 का मौका दिया, 80 बेटा गलत कर देना, 100 उसके बाद सही करना। ठीक है, तो समझ में आ गया? पाठ्यक्रम की बात करते हैं बेटा। तो पाठ्यक्रम को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो 90 नंबर का होगा और लगभग 10 सेक्शन में डिवाइड होगा। कितने सेक्शन में? 10 या 12 सेक्शन में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन में डिवाइड होता है? अभी आपको देख लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ लगभग 10। ठीक है, 10 सेक्शन में डिवाइड होता है। 9 सेक्शन में भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 सेक्शन में डिवाइड होगा तो पर सेक्शन में 10 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? और अगर 10 सेक्शन में डिवाइड होगा तो पर सेक्शन में कितने सवाल होंगे? 9 सवाल होंगे। लेकिन हो सकता है कि 12 सेक्शन कर दे और हर सेक्शन में सवालों की संख्या सीमित कर दे। सेक्शन जितना बड़ा होगा तुम्हारे लिए उतना आसान होगा। ठीक है, किसी एक ही टॉपिक पर 7 सवाल आ जाएगा। अगर एक टॉपिक समझ लिए, इसीलिए कह रहे हैं मैथ को लास्ट में पढ़ना। एक ही टॉपिक को समझो 10 सवाल सही, एक टॉपिक को समझो 10 सवाल सही, एक टॉपिक को समझो 10 सवाल सही। इसीलिए मैथ आसान है, इसीलिए लोग मैथ पढ़ाते हैं।
कि एक तरीका बता दो, बच्चा 10 नंबर पा जाएगा आराम से, इजी है, ठीक है ना। लेकिन जो सेट वाला पोर्शन है वो थोड़ा टफ है। तो 90 नंबर का होगा और कितने सेक्शन होंगे बेटा? लगभग 10 सेक्शन, ठीक है ना। अब आते हैं स्टैटिक्स पोर्शन पर, ठीक है ना। स्टैटिक्स पोर्शन में हम डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन में आ जाएगा आपका साइंस। क्या आएगा? साइंस। साइंस आपका होता है 35 मार्क्स का। कितने मार्क्स? 35 मार्क्स का होगा, बहुत इजी होगा। उसके बाद आपका आता है सोशल साइंस। क्या आता है बेटा? सोशल साइंस। सोशल साइंस। सोशल साइंस के बहुत सारे भाग हैं, यहां पे हम बता देते हैं, इसको जानना पड़ेगा। जियोग्राफी, इसको आप जियोग्राफी, भूगोल, थोड़ा स्पेलिंग बड़ी हो जाती है। हिस्ट्री, हिस्ट्री लिख देते हैं, हिस्ट्री का हिंदी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिटी लिख देते हैं, पॉलिटी, पॉलिटी का हिंदी आसान है, हिंदी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इंग्लिश बड़ा हो जाएगा, तो इसको हिंदी लिख देते हैं, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें आपकी आएंगी किसमें? सोशल साइंस में। किसमें आएंगी? सोशल साइंस। इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, ठीक है। देखो पॉलिटी और हिस्ट्री एक में ही लगभग रहता है, लेकिन रहता नहीं है, उसको मान लेते हैं हम लोग। भूगोल 12 नंबर, कितना नंबर? हिस्ट्री 12 नंबर, और पॉलिटी का जो सेक्शन होता है, पर्यावरण को मान के चलते हैं, भूगोल में आ जाता है। पर्यावरण जो होता है 12 12 24 और 24 11 35, हुआ ना, हो गया। पर्यावरण को मान के चलते हो कि भूगोल में आ जाता है ना, पर्यावरण से सवाल भूगोल में आते हैं। तो 12 नंबर ये, हिस्ट्री से 12 नंबर और 11 नंबर पॉलिटी से आता है। कोई दिक्कत? बहुत आसान आएगा। देश का प्रथम नागरिक कौन है? ठीक है। प्रधानमंत्री कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? बहुत आसान आसान सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी से 11 सवाल होंगे जब पढ़ाए जाए, जितना हम बता दें बस उतना। जैसे मूल अधिकार पूछ लेगा, मूल कर्तव्य पूछ लेगा, नीति निर्देशक, किस देश के संविधान से हमारे देश का कौन सा भाग लिया गया है संविधान में, बहुत इजी पूछेगा, हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैथ। क्या? मैथ। मैथ जो है वो केवल और केवल 20 नंबर, ठीक है। अब देखो और भी आसान कर दिया। मैथ टफ होगा सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, हालांकि मास्टर लोग तो सरकारी स्कूल के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बच्चों के लिए मैथ का क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है। और मैथ सबसे लास्ट में होता है, 20 ही क्वेश्चन केवल आता है, दिख रहा है ना, ठीक है। केवल और केवल कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। ये मैथ हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले साइंस, और फिर हम लोग क्या देखेंगे? सोशल साइंस भी देख सकते हैं, साइंस भी। अब जैसा आप निर्णय लेंगे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस बताइए, सोशल साइंस पढ़ना है तो सोशल साइंस बताइए, ठीक है। सोशल साइंस में भूगोल आएगा, इतिहास आएगा, है ना। जो भी बेटा बोलोगे वो कराया जाएगा। लेकिन अभी केवल हम लोग क्या करेंगे? सेट वाले पोर्शन को करेंगे। सेट भी 90 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का आता है? 90। ये 90 नंबर का सवाल आएगा सेट, ठीक है। अब देखिए, हमने ये बता दिया कि साइंस का जो सिलेबस है जनरली क्या किया जाएगा, 6 7 8 की जो आपकी किताब है उसी से पूछा जाता है। और उसमें भी कोशिश किया जाता है कि अगर नवंबर में परीक्षा है तो नवंबर माह के सिलेबस तक को टच किया जाए। नवंबर माह का सिलेबस क्या है? तो किताब में देखिए, कक्षा 8 की किताब में देखिए, इतिहास में, भूगोल में, पर्यावरण में और विज्ञान, ठीक है। तो 6 7 और 8, 8 में कहां तक पढ़ना होगा? नवंबर के महीने दिया ना मासिक पाठ्यक्रम, तो उस हिसाब से केवल वहीं तक जाना है। तो देखो बेटा, मैं थोड़ा सिलेबस बस बोल दे रहा हूं। सिलेबस आप लोग के पास किताब है और मैं इस पे भी दिखा देता हूं। ये पूरे एनएमएस का सिलेबस है, ठीक है। एनएमएस का पूरा सिलेबस है और आपको बता भी दे रहे हैं इसमें से कैसे कैसे पढ़ना है। हम मुख्यतः बताएंगे पहले विज्ञान के बारे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 6 7 8 की किताब में पहला चैप्टर है ना, है कि नहीं है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान है। दूसरा गति, बल, ऊर्जा, ठीक है। गति है, बल है, ऊर्जा है। ऊष्मा, ताप, प्रकाश के बारे में, प्रकाश की ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, चुंबकत्व तो पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया? मोशन, फोर्स, एनर्जी। फिर हीट एंड टेम्परेचर। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स, प्रकाश की पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा पढ़ेंगे।
चुंबकत्व मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ध्वनि जल एवं वायु पढ़ेंगे, ध्वनि जानते हो ना, साउंड, ये पढ़ेंगे। ये किसका है, फिजिक्स का है। अब इसमें भी देख लो, ये जो साइंस होगा ना, विज्ञान जो होगा, विज्ञान में भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ये प्रतियोगी परीक्षा है, आपकी किताब की तरह से पाठ्यक्रम नहीं होगा, ये अपनी तरह से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उसमें आपको छांटना पड़ेगा कि क्या भूगोल में आएगा और क्या इतिहास में आएगा। और अगर विज्ञान में क्या आ रहा है, तो विज्ञान में भी विज्ञान के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। ठीक है ना बेटा? ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया जितना भाग, वो फिजिक्स में आता है, भौतिकी विज्ञान में आता है। किस में आता है? भौतिक शास्त्र में आता है। उसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं सिलेबस का हिस्सा, वो आपका बायोलॉजी में आएगा। क्या क्या समझिए? कोशिका एवं ऊतक, टिश्यूज, सेल्स। कोशिका को इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, है ना। जीवन की प्राथमिक कार्यकी है ये। जीवन का आरंभ कोशिका से ही होता है, हम बताएंगे पूरा। किशोरावस्था, जैव उपक्रम, स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें आप लोग भोजन से संबंधित पढ़ते हैं, विटामिन पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, मतलब भोजन से संबंधित। और उसके बाद फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, मतलब कृषि। ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री से भी बहुत सारे सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में। तो परमाणु संरचना पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, कार्बन से बने उनके यौगिक और मानव निर्मित वस्तुएं। उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी और 100% इस साल कंप्यूटर के सवाल रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के सवाल इस बार रहेंगे क्योंकि किताब में आपके नया ऐड सिलेबस हुआ है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर को भी पढ़ना है। ठीक है। और इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का इतिहास 8 में पढ़ना है, मध्यकाल 7 में पढ़ना था और 6 में प्राचीन। तो आपको जो भी सवाल आएगा, जो आएगा वो 8 की किताब से केवल नवंबर माह के सिलेबस तक आने की उम्मीद है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, और भी ज्यादा आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। गणित की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, ये सिलेबस समझ में आ गया पूरा है? तो ये सिलेबस का हिस्सा है। अब आप लोग डिसाइड करिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। याद रखना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से करो। भूगोल की कोई टेंशन नहीं, हिस्ट्री देखा जाएगा, पॉलिटी पहले देखो। हम क्या करेंगे, अगर राजी होते हो तो साइंस पहले पढ़ाएंगे, नहीं तो भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो साइंस एक ब्रॉड सिलेबस है, 35 नंबर का साइंस अकेले आएगा। क्यों ब्रॉड है? साइंस में आप 3 चीजें पढ़ोगे। ठीक है, तो हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूरा सही होगा। ठीक है ना। तो साइंस का 35 नंबर आएगा और जो सोशल साइंस है उसमें से 12 नंबर का भूगोल है, 12 नंबर का इतिहास है। तो अगर आप कहेंगे तो साइंस पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद भूगोल पढ़ाएंगे, फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे हिस्ट्री पर, और फिर हम लोग मैथ करेंगे और मैथ करेंगे, अगर मेरे अनुसार ऐसा कहते हो तो। नहीं तो अगर तुम्हें भूगोल, मतलब ऑप्शन चूज कर लो, भूगोल पढ़ोगे कि साइंस पढ़ोगे? साइंस से शुरू किया जाए, मतलब साइंस को पूरा खत्म कर लिया जाए तब भूगोल पे आ जाए। हैं? ठीक है, ठीक है, साइंस शुरू किया जाएगा। तो मेरी बात ये मान लेंगे कि आप लोग साइंस में, साइंस के किताब को 6, 7, 8 की जो किताब है उसको आप अपने पास क्या करिए, रखिएगा। ठीक है ना। या फिर क्लास में उसको एक बार निहारते रहिएगा। जितनी बार आप अपने सिलेबस को निहारेंगे उतना बेहतर, लेकिन हम जिस तरह पढ़ाएंगे वो अलग तरीका होगा। ठीक है। आइए, विज्ञान। क्या? विज्ञान। लिखते जाओ, विज्ञान। साइंस, भौतिक, कोई बताएगा रसायन विज्ञान के पिता? रसायन विज्ञान के पिता? ठीक,
मेरा क्वेश्चन ये है, देखो जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। मेरा प्रश्न ये है, आप बताएंगे वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। गुड, वेरी गुड, नोट कर लीजिएगा, ये पक्का है क्वेश्चन आएगा। मैंने बता दिया जंतु विज्ञान जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक में जंतु बांटा गया है और एक में वनस्पति बांटा गया है। पादप, वनस्पति। वनस्पति का मतलब समझते हो? प्लांट। पादप, पादप मतलब समझते थे आज तक? पादप माने पेड़। वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, पौधों का पूरा समूह जिसमें बड़े भी पेड़ आएंगे। भूगोल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे बेटा कि जो भी ये पेट्रोलियम निकलता है, किस तरह के पेड़, किस प्रकार के पेड़ों के दबने के कारण ये पेट्रोलियम निकला, जब भूगोल पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो हम वनस्पति का मतलब पूरी तरीके से पादप का समूह जिसमें छोटे घास भी आएगी और विशाल विशाल वृक्ष भी आएगा। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिए, मैंने बता दिया, मैं जो बता रहा हूं इसको याद रखना। जो बोल दिया, जिसको डिकोड कर दिया वो 100% आना तय है। इसमें से एक सवाल कंफर्म है। ठीक है, भूगोल के पिता हिकेटियस और हेरोडोटस। ठीक, तुम लोग क्लियर करना। ठीक है, आएंगे हम लोग, है ना। तो पहले हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये जान। ठीक है, भौतिक विज्ञान न्यूटन, और रसायन शास्त्र के लेवासिए, और अरस्तु किसके हैं? जंतु विज्ञान के। किसके? जंतु विज्ञान के। और वनस्पति शास्त्र के कौन है? थियोफ्रेस्टस। इतना नोट कर लीजिए। और आज तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन सिलेबस से क्या थोड़ा डर खत्म हुआ। 90 नंबर के क्वेश्चंस का होगा। मैथ को इसलिए नहीं शुरू किया गया है कि एक बताएंगे 9 सवाल हल करोगे, तो इसका डर मत रखना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग, अब इसमें बताओ क्या पढ़ोगे? भौतिक विज्ञान में क्या विज्ञान में क्या पढ़ोगे? भौतिक विज्ञान पढ़ोगे, रसायन विज्ञान पढ़ोगे या जंतु विज्ञान पढ़ोगे? अब इसमें बताओ पहले क्या पढ़ोगे? जंतु विज्ञान। ठीक है, कल से जंतु विज्ञान हम लोग चालू करेंगे। थैंक यू सो मच।